सभी बालकों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। और आज इस दिल्ली के सुल्तान भाग 2 वीडियो में मैं आपसे पिछले बाकी बचे हुए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में चर्चा करूंगी। तो कक्षा 7 का तीसरा अध्याय है दिल्ली के सुल्तान। तो आज हम देख रहे हैं इनके बारे में दिल्ली सल्तनत का विस्तार। तो हमने पिछले अध्याय में हमने ये देखा कि किन किन वंशों के राजाओं ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या थे। मैं रिपीट नहीं करूंगी, अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार फिर से वो वीडियो देख सकते हैं। इस बार हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार, यानी कि दिल्ली के सुल्तानों ने, राजाओं ने अपने राज्य का विस्तार किन किन आधारों पर या किस तरह से किया और किन किन बातों का उसमें मुख्य रूप से जिक्र आया। सैनिकों के रहने के पक्के निवासों के स्थान को गैरिसन शहर के नाम से जाना जाता था। यानी कि दिल्ली जो है वो एक छोटा सा प्रदेश है ना। और इस छोटे से प्रदेश के आसपास जो छोटी 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 कॉलोनियां बसी थी वो सैनिकों की थी। वहां पर किसान जो है वो खेती नहीं करते थे। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो किसान होते थे वो दूर सुदूर क्षेत्रों में, गांव में रहते थे। और जो सैनिक हैं वो राजा के आसपास की जगहों पर रहते थे। आरंभ में जो दिल्ली के सुल्तान थे, उनका जो प्रत्यक्ष नियंत्रण था, जिसको हम डायरेक्ट कंट्रोल कहते हैं, वो केवल गैरिसन शहरों तक ही था। यानी कि वहीं तक था जहां पर राजाओं के सैनिक जो हैं वो शहरों नगरों में रहते थे, केवल वहीं तक ही था। राजमहल के आसपास के क्षेत्र हम समझ सकते हैं। इस कारण वो जो सैनिक थे, क्योंकि हमने कहा कि जो किसान है वो तो दूर दूर रहते थे, सैनिक जो है वो शहरों में राजमहल के आसपास ही रहते थे। तो वहां पर उनकी जरूरतों की पूर्ति के लिए उनको सामान नहीं मिल पाता था। तो इसलिए वो अपनी जरूरत की पूर्ति करने के लिए व्यापार जो व्यापारी होते थे अ, उनको लूट कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाते थे। यानी कि या तो छोटा मोटा व्यापार करेंगे किसी के साथ, या फिर उन लोगों पर टैक्स लगा देंगे जो उनके आसपास के रास्तों से गुजरते हैं, या फिर लूट मार करते थे और उसके माध्यम से वो अपनी जरूरतों की पूर्ति करते थे। ऐसे में क्या हुआ कि दिल्ली के वो थे सैनिक थे और वो जो सुल्तान थे, उनका अपने किसानों के साथ प्रत्यक्ष जो है वो संबंध या संपर्क नहीं था। तो उन प्रत्यक्ष संपर्क ना होने की वजह से जनता के असंतुष्ट किसानों के असंतुष्ट होने की संभावना बढ़ गई थी। और यहाँ पर एक और स्थिति थी कि जो दिल्ली के सुल्तान हैं वो अफगानिस्तान के रास्ते से आने वाले जो भी हमलावर थे, उनके हमलों से भी परेशान रहते थे। और उनकी जरूरतों की पूर्ति भी जो है वो बहुत वो व्यवस्थित नहीं थी। इसलिए सूबेदारों को भी और सुल्तानों को भी बार-बार परेशानी उठानी पड़ती थी। ऐसे में क्या किया गया कि दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कि उनको जरूरत का सामान समय-समय पर मिलता रहे, खेती के कार्यों को प्रोत्साहित किया। यानी कि उन्होंने इस बात के प्रयास किए कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर कृषि जो है वो की जाए और कृषकों का विस्तार हो। और इस कार्य के लिए उस समय के राजाओं ने, यानी कि दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने खेती कार्य के लिए गंगा यमुना के मैदान से जंगलों को साफ करवा दिया, अपने मातहतों के माध्यम से, अपने नौकरों के साथ मिलकर। तो ये जो जंगल साफ किए गए काट कर या आग जला लगाकर, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि यहाँ पर खेती की जाएगी, खेती का विस्तार किया जाएगा और उस भूमि को किसानों के बीच में जो है वो बांट दिया गया। अब ऐसे में क्या हुआ, जब किसानों के पास ज्यादा जमीन होगी तो किसान भी खुश, वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे और दिल्ली सल्तनत की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर पाएंगे, जो कृषि से संबंधित पदार्थ है उन वस्तुओं का उत्पादन करके, है ना, जैसे कि गेहूं है, कपड़ा है, बर्तन है मिट्टी के, वो सब चीजें। तो राजा भी खुश, प्रजा भी खुश। व्यापार और सुरक्षा के लिए नए मार्गों का निर्माण किया गया और व्यवस्थाएं बनाई गई, जिससे कि लूटमार की जो स्थिति थी वो भी कम हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक बेहतर स्थिति में खुद को महसूस करे। और कुछ समय तक ऐसा हुआ भी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में दक्षिण भारत को जीतने के लिए सैनिक अभियान शुरू किए गए।
अलाउद्दीन खिलजी के काल से पहले केवल उत्तर भारत के क्षेत्र में ही दिल्ली सल्तनत के राज्यों का विस्तार माना गया या फिर हुआ। तो अगर प्रश्न ये आए कि दक्षिण भारत को जीतने का सैन्य अभियान कब शुरू किया गया, तब हम कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के काल के अंत तक दिल्ली सल्तनत के राज्य का बहुत अधिक विस्तार हो चुका था। दिल्ली कुहना का अर्थ है पुराना शहर। ये एक शब्द है जो इस अध्याय में इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद अरबी भाषा का शब्द है। मस्जिद का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं, और सजदा का मतलब होता है माथा व घुटने टेक कर पूजा करना या आराधना करना। नमाज करने के बाद दिए गए धर्मोपदेश को खुतबा के नाम से जाना जाता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा गया या कहा जाता है। गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता है। ये सभी बिंदु एक एक नंबर के प्रश्न में आ सकते हैं, अतः आप सबको इन्हें समझना चाहिए और याद भी कर लेना चाहिए। कृषि कार्यों पर लगाए जाने वाले कर को खराज के नाम से जाना जाता था। इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद एक और वीडियो है जिसमें मैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करूंगी। तो आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि पहला वीडियो और दूसरा वीडियो ध्यान से देखें और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन करें, चिंतन करें। अगर आपको समझ नहीं आते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपकी मैम। और अगले वीडियो के आने तक अपना ख्याल रखें, आपके अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।